तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के इतिहास का चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पार्ट 2। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो कमेंट कर रहे थे पार्ट 2 लाओ मैम, पार्ट 2 लाओ। तो आज लेकर आ गए हैं पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। पहले हम रूसी क्रांति समझते हैं। रूसी क्रांति में क्या है। रूसी क्रांति में फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति होती है, ठीक है। और रूसी साम्राज्य, अब पहले हम रूसी साम्राज्य 1914 में पढ़े थे। रूस में 1940 में जार निकोलस का शासन था। ये वन में मार्क्स में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि 1940 में रूस में किसका शासन था। जार निकोलस द्वितीय का। और रूस के अंदर जो है ना बहुत सारे शहर भी आते हैं, जैसे मॉस्को, फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एंटोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस भी आते थे। कहाँ पर? रूस के अंदर, ठीक है। रूस में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत थे, यानी कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले बहुमत थे। उसके अलावा मुस्लिम, बौद्ध जैसे धर्म को मानने वाले भी लोग थे। कहाँ पर? रूस में, ठीक है। अर्थव्यवस्था और समाज। रूस के शहर। रूस में उद्योग बहुत कम थे, यानी कि रूस में जो थे ना उद्योग की मात्रा बहुत कम थी, यानी कि फैक्ट्री जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। और जितने भी थे वह सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के थे। किसके थे? सिर्फ जितने भी उद्योग थे ना वैसे ही तो कम थे, उद्योग कम तो थे, लेकिन किस किस के थे? मॉस्को और पीटर्सबर्ग, ठीक है। अब ज़्यादातर उत्पादन कारीगर करते थे। इसी वजह से ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ कारीगर की वर्कशॉप के पास होती थी। किसके पास वर्कशॉप किसके पास होती थी? कारीगर, जो कि फैक्ट्री में काम करते थे, ठीक है। अब 1819 में रेलगाड़ी का विस्तार हुआ, जिसकी वजह से विदेशी निवेश की भी तेज़ी से बढ़ा। इनकी 1890 में रूस में रेलगाड़ी का विस्तार होने रेलगाड़ी अपग्रेड हो गई थी, ठीक है। उसका विस्तार होने लगा था, जिससे क्या था उसको और मतलब फ़ायदा होने लगा कि उनके विदेश में जो माल बिकते थे वो और तेज़ी से बढ़ने लगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, और इसी से चलते कोयला उत्पादन दुगना और स्टील उत्पादन 4 गुना बढ़ गया था। और इसी के चलते कोयला उत्पादन दुगना हो गया था और स्टील उत्पादन जो 4 गुना बढ़ गया था। इतना ज़्यादा मुनाफा होने लगा था। ज़्यादातर उद्योग नीचे हाथों में थे, यानी कि ज़्यादातर उद्योग जो थे वो हाथों से बनाए जाते थे। जैसे कुछ मिट्टी के बर्तन हो जाए, यानी कि छोटे छोटे उद्योग जो कि हाथों से बनाए जाते थे। परंतु फिर भी सरकार उद्योगों पर नज़र रखती थी। लेकिन पता नहीं सरकार जो थी, रूस की सरकार जो थी वो उद्योगों पर नज़र रखती थी कि उद्योगों में न्यूनतम वेतन और पाली के घंटों के नियम की देख रेख हो, परंतु फिर भी नियम का पालन नहीं होता था। मजदूरों को न्यूनतम आय भी और कम आय दी जाती थी और ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता था और उन्हें डॉर्मेट्री में रखा जाता है। डॉर्मेट्री एक जगह का नाम है जहाँ पर बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं हुआ करती थी, जिससे क्या होता है उनके अंदर बेरोज़गारी। और इसी का कारण क्या हुआ था कि उद्योगिकी वो क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण कौन कौन से थे कि उन्हें कम कम आय मिलती थी, ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता था और डॉर्मेट्री में रखा जाता था उन्हें। ये सारे आप पूछ सकते हो औद्योगिक की क्रांति के कारण क्या थे, ये लिख कर आना। अब सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। धातु कारीगर अपने आप को बड़ा मानते थे। कारीगर के बीच फासला आप उनके कपड़े पहनने के तरीके और बात करने के तरीके से पता चलता है। 1914 के अंदर फैक्ट्री में 31% से ज़्यादा महिलाएं काम करती थी। अब महिलाओं का भी इसमें जो था ना वो बहुत सारा मतलब उन्होंने भी इसमें अपना बलिदान दिया था इस क्रांति में। किसमें? औद्योगिकी क्रांति में। क्योंकि फैक्ट्री 1914 में जब निकोलस द्वितीय था रूस के शासन, तो फैक्ट्री का 31% जो था ना उससे भी ज़्यादा महिलाएं वहाँ पर काम करती थी, परंतु फिर भी पुरुषों से मुकाबले उन्हें कम आय मिलती थी। पुरुषों को तो कम आय मिलती थी, लेकिन महिलाओं को उसकी 1/3 मिलती थी, 1/3 मिलती थी, ठीक है। इन सब विभेदों के बावजूद उन्हें मालिकों से शिकायत होती थी, तब वह साथ मिलकर हड़ताल करते। 1896-97 में कपड़ा उद्योग और 1902 में धातु उद्योग में हड़ताल बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। हड़ताल भी बहुत बढ़ गई थी। अब गांव के बारे में देखते हैं गांव में क्या चल रहा था, ठीक है। रूस में 1805 से ज़्यादा आबादी
खेती करती थी। ठीक है, कहाँ से? रूस में जो थी 85 से ज़्यादा आबादी खेती पर निर्भर थी, यानी कि चावल गेहूँ की खेती करा करती थी रूस में। रूस के किसान कुलीन वर्ग के लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, यानी कि रूस के किसान जो थे ना वो कुलीन वर्ग के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये कुलीन वर्ग जो है कुलीन वर्ग जो है वो किसानों से, यानी कि इनसे बहुत सारा क्या लेते थे? टैक्स लिया करते थे। आपने पढ़ा ही होगा फ्रांसीसी क्रांति में कि ये लोग बहुत ज़्यादा टैक्स लिया करते थे, इसलिए किसानों को, यानी कि किसान जो है उन्हें कुलीन वर्ग बिल्कुल पसंद नहीं थे। ठीक है, किसान कुलीन वर्ग को ज़मीन का किराया देने से भी इनकार करते थे और उनकी हत्या भी कर देते थे। और 1902 में यह बवाल की हत्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये क्या हुआ था कि कुलीन वर्ग जो थे वो ज़मीन का किराया देने से, मतलब किसान जो थे उन्हें, किसान कुलीन वर्ग को ज़मीन का किराया देने से मना कर देता था। ठीक है, और उनकी हत्या भी, और कुलीन किसान जो है उनकी हत्या भी कर दिया करते थे। और इसे देखते ही 1902 में यह बवाल जो है हत्या में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रूस में बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाजा से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून, यानी कि मीर को सौंप दिया करते थे, और फिर कम्यून है प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था, और इसे कहा जाता था सामूहिकरण। ठीक है, ये सब हुआ करता था। कम्यून मतलब किसान जो है ना, मुकाबले किसान जो है अपनी ज़मीन। अब हम आ जाते हैं रूस में समाजवाद। रूस में मतलब समाजवाद कैसा था, सामाजिक वो जो थे वो सब कैसे थे। 1914 में पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। इनके 1914 से जो पहले थे राजनीतिक पार्टियां जो थी सारी गैर कानूनी थी, यानी कि अपने अपने मतलब से, कोई उनमें गैर कानूनी थी। ठीक है, कोई किसी ने उनका निर्माण नहीं करा था। और 1898 में बनी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी हड़ताल और अखबार निकालना और गैर कानूनी ढंग से करती थी। यानी कि ये दोनों पार्टी जो थी, अखबार निकालना और अखबार निकालना जो था वो गैर कानूनी से करती थी, हड़ताल। ठीक है, अखबार गैर कानूनी से निकाला करती थी। रूसी समाजवाद ने देखा कि किसान अपनी ज़मीन समय समय पर बांटते थे। अब रूसी समाजवाद ने देखा कि किसान जो है वो अपनी ज़मीन को समय समय पर बांटते थे। यह उन्हें एक स्वाभाविक समाजवादी बनाती है, और स्वाभाविक यानी कि अपना प्रेरित करती थी कि बहुत मिलजुल कर सामूहिक समाजवादी बनाती है। और उन्हें लगा कि वह किसान को लेकर समाजवाद को बढ़ावा दे सकती है, और उन्हें लगा कि वह किसान से लेकर समाज को बढ़ावा दे सकती है। और उन्होंने 1900 में एक पार्टी का निर्माण किया। कौन सी पार्टी? समाजवादी क्रांति पार्टी, जिसका मुख्य लक्ष्य था ज़मीन कुलीन वर्ग से लेकर किसानों, यानी कि किसने, कौन सी पार्टी किसने का निर्माण करा? रूस लोगों ने, रूस ने जो था इस पार्टी का निर्माण करा, और इसका मुख्य लक्ष्य था कि ज़मीन कुलीन वर्ग से लेकर किसानों, क्योंकि सारी ज़मीन जो थी किसानों की सारी ज़मीन जो थी वो कुलीन वर्ग के पास थी। तो इन्होंने क्या करा, कुलीन वर्ग से सारी ज़मीन लेकर किसानों में दे दी है। ठीक है, फिर आ जाता है परंतु लेकिन कुछ लोग जो थे, कुछ किसान जो थे वो इस विचार से ना खुश थे, यानी कि बिल्कुल भी उन्हें खुशी नहीं। वो कहते नहीं नहीं हटाओ इस विचार को, हम नहीं स्वीकार करते इस विचार को। इसी वजह से क्या हुआ, पार्टी जो थी वो दो भागों में बट गई, पहले बोल्शेविक और मेनेल्शेविक। जो बोल्शेविक का मुख्य था लेनिन। ठीक है, अब आ जाता है उथल पुथल की क्रांति। उथल पुथल की क्रांति भी कहा जाता है और 1905 की क्रांति भी कहा जाता है। रूस एक निरंकुश राजशाही है। हमें पता है निरंकुश राजशाही जहाँ पर लोगों की मनमानी ना होकर राजा, यानी कि राजा जो है वो अपनी मनमानी करता है। ठीक है, इसे ही राजशाही कहा जाता है। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का समय बहुत ख़राब था। ऐसा क्या हुआ कि रूस के जो मज़दूर थे, यानी कि किसान वगैरह जो थे, उनका 1904 में ऐसा क्या हुआ कि उनका पूरा जो 1904 था बहुत बेकार गया। क्या हुआ, चलिए पढ़ते हैं। चीज़ों का दाम तेज़ी से बढ़ने लगा, यानी कि रोज़ी रोटी सब के दाम एकदम से तेज़ी से बढ़ने लगे थे। लोग जो फैक्ट्री में काम करते थे उनकी आय 20% पहले ही कम थी, तो और ही 20% कम कर दी। ठीक है, और फिर 4 मज़दूरों को प्यूतिलोव आर्यन वर्कर्स से निकाल दिया गया। 4 मज़दूरों को
निकाल दिया गया प्यूटिलोव से, ठीक है। इसी के चलते सेंट पीटर्सबर्ग ने 1,19,000 से ज़्यादा लोगों ने आंदोलन किया। सेंट पीटर्स के लोग 1,19,000 से भी ज़्यादा लोगों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन का फादर गोपन नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? फादर गोपन नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आंदोलनकारी जार के महल के सामने जा चुके थे। अब आंदोलनकारी आंदोलन में कौन होंगे? मजदूर, क्योंकि ये सब तो मजदूरों के साथ हुआ है। तो मजदूर ने आंदोलन छेड़ा और मजदूर जो थे जार के महल के सामने आ गए। अब जार को क्या लगा कि मजदूर जो है वो इस पर हमला करने जा रहे हैं, तो जार ने पुलिस भेजकर मजदूरों पर हमला करवा दिया, ठीक है। और इस घटना में क्या हुआ? 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। और इस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है, क्योंकि ये घटना जो है रविवार के दिन हुई थी। कहा जाने लगा, ठीक है। इस घटना का सबने विरोध किया। डॉक्टर, टीचर्स, विद्यार्थी ने यूनियन बनाना शुरू कर दिया। आपको पता है इस घटना के बाद पूरे रूस में हड़तालें मचने लगी, सब कुछ, विश्वविद्यालय बंद होने लगे। इसलिए क्या करा? डॉक्टर, टीचर, विद्यार्थी यूनियन बनाना शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि संविधान सभा का गठन किया जा सके। जार के आंदोलन बढ़ता देखकर एक निर्वाचन परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन की सहमति थी, ठीक है। परंतु ड्यूमा बनाने का ज़्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि जार ने जैसे ही ड्यूमा बनाई, पहले ड्यूमा उसने 75 दिन में बर्खास्त कर दी, तीसरी ड्यूमा 3 महीने में। और जार की कोशिश रहती है कि ड्यूमा में सिर्फ और सिर्फ रूढ़िवादी हो। रूढ़िवादी आपको पता है कौन होते हैं? जिनका हमने पहले पार्ट में ही पढ़ा था। रूढ़िवादी कौन होते थे? जो अतीत का सम्मान करा करते थे, ठीक है। और इसलिए जब जार ने जो है इनकी सारी ड्यूमा बर्खास्त करी, तो ये सारे लोग जो है वो जार के विरुद्ध आ गए थे, ठीक है। इनकी कहते हैं हम जार का साथ ना देकर आंदोलनकारी लोगों का साथ देंगे, ठीक है। और यहीं पर हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है। और हाँ, अगर आपको पार्ट नेक्स्ट आएगा पार्ट 3, तो उसमें आपको शायद से नोट्स मिलेंगे पिन कमेंट्स में, या फिर पार्ट 4 भी आ सकता है इसका। तो आप हमेशा पिन कमेंट देखना, क्या पता हमने उसमें नोट्स डाल रखे हों। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वरना वो नोट्स ओपन नहीं होंगे। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।